हेलो बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे विद्युत धारिता। तथा विद्युत धारिता पढ़ने से पहले अपन को कुछ टर्म्स को समझना होगा। सबसे पहले यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं, ये एक नया पार्ट है। इस नए पार्ट में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे संधारित्र। तो संधारित्र क्या होता है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, उसके बाद इसको डिटेल में लेंगे अपन। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें विद्युत ऊर्जा को संचित किया जा सकता है। तो ऐसी युक्ति जिसमें विद्युत ऊर्जा को संचित कर सकते हैं उसको बोलते हैं अपन संधारित्र। तथा बाद में आवश्यकता पड़ने पर जो विद्युत ऊर्जा इसके अंदर संचित हुई है उसको किसी अन्य रूप में भी अपन ले सकते हैं। वो होगा अपने पास संधारित्र को निरावेशित करके। इसमें संधारित्र का आवेशन और निरावेशन होता है। अगर संधारित्र को आवेश देंगे तो उसमें विद्युत ऊर्जा संचित हो रही है तो उसको बोलते हैं संधारित्र का आवेशन, और वापस अगर उसमें से आवेश निकल रहा है तो उसको बोलते हैं अपन संधारित्र का निरावेशन। तो ये है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे अपन बाद में। यहाँ पे अपन पढ़ते हैं कि जो आवेश प्रवाह होते हैं पदार्थों में, तो आवेश प्रवाह के आधार पर जो पदार्थ है वो जनरली दो प्रकार के होते हैं, एक तो चालक और एक अचालक। अचालक बोल दो या फिर विद्युत रोधी। तो चालक पदार्थ क्या, ऐसे पदार्थ जिनमें आवेशों का प्रवाह आसानी से हो जाए, उन पदार्थों को बोलते हैं अपन चालक पदार्थ। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो पदार्थों में आसानी से विचरण करते रहते हैं। चालक पदार्थ जैसे लोहा, तांबा, चांदी, एल्युमिनियम, पारा आदि। इन सब में जिसकी चालकता सबसे अधिक होती है वो है चांदी। चांदी की चालकता सबसे अधिक होती है। और अचालक या फिर विद्युत रोधी की बात करें तो ऐसे पदार्थ जिनमें आवेशों का प्रवाह नहीं हो पाता है उसको बोलते हैं अपन विद्युत रोधी या अचालक। इनको पराविद्युत पदार्थ भी बोलते हैं। जैसे प्लास्टिक, कांच आदि। इन पदार्थों में धारा प्रवाह के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, कोई आवेश नहीं होता है। अब पदार्थ चालक है या अचालक है वो किससे पता पड़ेगा, वो अपना पता पड़ेगा इलेक्ट्रॉन से और आवेश से। आवेश भी अपने पास दो प्रकार के होते हैं, एक तो बद्ध आवेश और एक होते हैं तथा मुक्त आवेश। मुक्त आवेश देखना ये कैसे, देखो अपन जानते हैं जो भी पदार्थ है वो पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है तथा परमाणु के अंदर नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अलग अलग कक्षाओं में ये नाभिक है और ये नाभिक में क्या है, अलग अलग कक्षाएं। अब जो कक्षा नाभिक के पास है उसमें जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य तो आकर्षण बल क्या होगा, वो ज़्यादा होगा, तो ये आसानी से इसमें से निकल नहीं पाएंगे। तो ये जो आवेश है जो इसके पास है जो आसानी से मुक्त नहीं हो सकता उसको तो बोलते हैं बद्ध आवेश। और जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से बहुत दूर होता है उस इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में आकर्षण बल कम होता है, जो थोड़ी सी ऊर्जा पाकर ही मुक्त हो जाते हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन या ऐसे आवेश को बोलते हैं अपन मुक्त आवेश। ये इलेक्ट्रॉन इस कक्षा से तो निकल जाते हैं परंतु जो चालक पदार्थ है उस चालक पदार्थ की सतह से बाहर नहीं निकल पाते हैं और चालक पदार्थों के अंदर ही विचरण करते रहते हैं। जब इनमें ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं उनमें कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो उस विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में ये मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं
और चालक पदार्थों के अंदर धारा का प्रवाह करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से मुक्त होगा तो यहाँ पर एक धन आयन आ जाता है और जो पदार्थ है वो पदार्थ अपने पास कैसे बन जाते हैं, धन आयन। ये आयन अपनी जगह पर स्थिर रहते हैं और इनका धारा प्रवाह में कोई योगदान नहीं होता है। ये धन आयनों का धारा प्रवाह में कोई योगदान नहीं होता और बद्ध आवेशों का धारा प्रवाह में कोई योगदान नहीं होता। और जो कुचालक पदार्थ हैं, कुचालक पदार्थों में जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन हैं वो भी नाभिक के आकर्षण बल से बहुत अधिक प्रभाव से आकर्षित होते हैं, तो वो आसानी से मुक्त नहीं हो पाते, इसलिए वहाँ पर मुक्त आवेश नहीं होते और उनमें चालन नहीं होता है। जो विद्युत अपघट्य विलयन हैं, विद्युत अपघट्य विलयन, इनमें जो धारा प्रवाहित होती है वो प्रवाहित होती है धन आयन अथवा ऋण आयन के कारण। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कोई भी चालक है उस चालक की धारिता। चालक की धारिता, देखो धारिता का मतलब क्या होता है। धारिता का मतलब होता है धारण करने की क्षमता। कोई भी चालक है वो कितना आवेश धारण कर सकता है उसकी क्षमता होती है विद्युत धारिता। देखो कोई चालक है, उस चालक को जैसे अपन आवेश देंगे तो आवेश उसमें वितरित हो जाएगा, पर अगर अपन को इसमें और आवेश देना है, आवेश क्या होगा, आवेश होगा इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के कारण आवेश होता है। इसमें एक प्रकार का आवेश है, इसको अगर अपन को और आवेश देना है तो और आवेश देने पर ये जो इसमें पहले उपस्थित आवेश है उससे जो अपन आवेश देंगे वो प्रतिकर्षित होगा। समान आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित, तो प्रतिकर्षित होगा, पर प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध अपन को इसको आवेश देने पर कुछ कार्य करना पड़ेगा। वही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा, और स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो रहा है मतलब इसमें क्या हो रहा है, विभव के मान में वृद्धि हो रही है। आवेश देते जाएंगे, आवेश देने पर इसमें प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, इसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी और स्थितिज ऊर्जा बढ़ने पर इसका विभव भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर अपन आवेश दे रहे हैं, आवेश देने से क्या हो रहा है, विभव का मान बढ़ रहा है। तो एक तरह से जो आवेश है वो किसके समानुपाती है, जो विभव में वृद्धि हुई उसके। और जब भी समानुपाती हटता है तो कुछ ना कुछ नियतांक आता है। यहाँ पर नियतांक क्या आया, सी। तो यहाँ पर सी क्या है, सी एक नियतांक है जिसको बोलते हैं धारिता। और यहाँ से ये सी हो गया Q/V। यहाँ पर आवेश विभव के समान है। अगर आवेश और विभव के मध्य वक्र बनाएं तो अपन जानते हैं अगर समानुपाती है तो समानुपाती होने पर कैसा वक्र आता है, एक सरल रेखा आती है। और माना सरल रेखा ऐसे कितना कोण बना रही है, थीटा। तो ये जो वक्र है इसका जो ढाल है, इसका ढाल किसको प्रदर्शित करता है, इसका ढाल प्रदर्शित करता है चालक की धारिता को। देखो अपन को ढाल निकालना है तो ढाल क्या होता है, tan थीटा। और यहाँ से tan थीटा कैसे निकलेगा, देखो इसको डैश करके अपन इधर मिलाया तो ये Q है तो ये भी Q और ये भी tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, लंब बट्टे आधार, तो Q/V और Q/V क्या है, C। तो आवेश तथा विभव का जो वक्र बना है इसकी जो ढाल है वो किसको प्रदर्शित करती है, चालक की धारिता को। जो चालक की धारिता है वो चालक की धारिता उसके आकार, आकृति, उसके आसपास कोई माध्यम है उस पर, तथा आसपास अगर कोई और चालक है तो उस पर निर्भर करती है। जो आवेश, जो ये धारिता है, इस धारिता का मान आवेश और विभव पर निर्भर नहीं करता है। क्यों नहीं करता, क्योंकि जैसे जैसे ये आवेश बढ़ेगा वैसे वैसे विभव का मान भी बढ़ेगा। आवेश का मान कम होता जाएगा, विभव का मान भी कम होता जाएगा, क्योंकि आवेश देने से ही क्या हो रहा है, विभव बढ़ रहा है।
तो जो ये Q अपॉन V है इसका जो अनुपात है ये नियत है, मतलब धारिता नियत है। पर अगर चालक है उस चालक का आकार, आकृति, माध्यम परिवर्तित करेंगे तो उसकी धारिता परिवर्तित हो जाएगी। और यहाँ से अगर अपन देखें तो जो ये धारिता है इस धारिता का मात्रक क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से Q होता है CV, C इक्वल टू Q अपॉन V। धारिता का मात्रक देखें तो जो आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम और विभव का मात्रक वोल्ट। तो ये हो गया कूलाम बटे वोल्ट, और इसको बोलते हैं एक साथ फेरड। ठीक, तो ये हो गया कूलाम बटे वोल्ट इक्वल टू फेरड। तो जो धारिता है, धारिता का SI मात्रक क्या है, फेरड, जिसको अपन प्रदर्शित करते हैं F से। ऐसे ही अपन यहाँ पे एक फेरड को परिभाषित कर सकते हैं। एक फेरड कैसे होगा, देखो C इक्वल टू Q अपॉन V। Q अगर 1 कूलाम है, V इक्वल टू 1 वोल्ट है, तो अपने पास C क्या हो जाएगा, 1 कूलाम अपॉन 1 वोल्ट, 1 कूलाम अपॉन वोल्ट इक्वल टू 1 फेरड। इसका मतलब कोई भी चालक है उसको अपन 1 कूलाम आवेश दें और 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में जो वृद्धि है वो 1 वोल्ट हो तो उसकी धारिता कितनी हो जाएगी, 1 फेरड। परंतु जो ये 1 फेरड है ये धारिता की बहुत बड़ी इकाई है, तो इसके लिए अपन व्यवहारिक रूप में जो इकाई लेते हैं वो लेते हैं मिली फेरड, माइक्रो फेरड, नैनो फेरड, पिको फेरड। मिली फेरड मतलब 10⁻³ फेरड, माइक्रो मीन्स 10⁻⁶ फेरड, नैनो मीन्स 10⁻⁹ फेरड, पिको मीन्स 10⁻12 फेरड। अगर धारिता की विमा देखें तो धारिता की विमा कैसे आएगी, देखो C होता है Q अपॉन V, और चूँकि इस V को अपन लिख सकते हैं W अपॉन Q, तो ये हो गया Q अपॉन W अपॉन Q। अपन को तो बीमा निकालनी है, जो आवेश है उस आवेश की बीमा 80, ये कार्य की बीमा क्या हो जाएगी, m1L2T-2 वापस 80, और ये बन गया 80 स्क्वायर अपॉन m1L2T-2। तो इधर ही आ जाएगा, देखो ये ऊपर जाएगा, इसकी जो बीमा होगी m-1 L-2 T2 T-2 पर जाएगा T4 T4A2, ये होगी इसकी बीमा। ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक देखें तो नेक्स्ट टॉपिक क्या, विलगित गोलीय चालक की धारिता। तो विलगित गोलीय चालक की धारिता क्या, देखो ये अपने पास एक गोलीय चालक है, इसकी त्रिज्या है R, केंद्र O, इसको आवेश देंगे तो आवेश दिया है इसकी सतह पर वितरित हो गया, और आवेश है Q आवेश देने पर इसमें विभव है, वो विभव कितना आ गया, V। तो इसके जो पृष्ठ है, पृष्ठ पर विभव कितना हो जाएगा, KQ अपॉन R। ये विभव का सूत्र पढ़ रखा है अपन ने, क्योंकि K क्या होता है 1/4πε0, तो V हो गया 1/4πε0 Q अपॉन R। ये आ गया विभव। इससे अपन धारिता निकाल सकते हैं। देखो धारिता क्या होती है, जो धारिता का सूत्र है वो C इक्वल टू Q अपॉन V। यहाँ से Q अपॉन V करें, देखो V इधर आएगा तो पूरी चीज़ इधर आ जाएगी, तो जाएगा 4πε0 R इक्वल टू Q अपॉन V। तो Q अपॉन V क्या है, C, तो ये हो गया C, तो ये C हो गया 4πε0 R। और ये तो वो अपने पास निर्वात के लिए। अगर आसपास कोई माध्यम उपस्थित है और वो माध्यम का पराविद्युतांक अगर εr है, तो माध्यम में धारिता क्या हो जाएगी, 4πε0 R। एप्सिलॉन होता है ε0 εr, तो ये होगी धारिता माध्यम में 4πε0 εr R। और यहाँ पे देखना 4πε0 R इसकी वैल्यू है C, तो 4πε0 R इसकी वैल्यू C, तो Cm इक्वल टू C εr। तो यहाँ भी होगा C में Cm अपॉन C इक्वल टू εr।
और एक तरह से अपन परावैद्युतांक को भी धारिता के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। माध्यम में चालक की धारिता और निर्वात में चालक की धारिता का अनुपात क्या होता है? परावैद्युतांक।